स्टार्ट। उपसभापति महोदया, मैं आपके प्रति आभारी हूं कि आपने मुझे इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। महोदया, इस सदन में जब श्रीलंका समझौते के संबंध में माननीय मंत्री जी ने बयान दिया था तो मैंने उस समय कहा था कि श्रीलंका का समझौता हमारे गले में हड्डी की तरह फंस गया है। इस पर मंत्री महोदय ने कहा था कि आपको गले में हड्डी दिखाई देती है लेकिन मुझे तो नहीं दिखती है। उस समय मैंने कहा था कि 3 महीने के बाद आपको गले में हड्डी दिखाई देगी और जोरदार ढंग से दिखाई देगी। उससे दर्द होगा और सारे शरीर में दर्द मालूम होगा। तो वह 3 महीने तो नहीं गुजरे, 2-3 महीने के बाद ही गले की हड्डी का दर्द बढ़ गया और सारे शरीर में, राष्ट्र के शरीर में वह दर्द आज व्याप्त है। मैं यह बात मानता हूं कि श्रीलंका की जनता भारत की जनता से प्यार करती है, दोनों में मोहब्बत है, लेकिन भारत सरकार की गलती से विदेश नीति को ठीक से न समझने के कारण भारत की तस्वीर श्रीलंका की जनता के बीच और वहां की सरकार के बीच भी बिगड़ रही है। जब यह समझौता हुआ तो इसका स्वागत हुआ था। उनके प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि नहीं, यह जो समझौते के अंतराल से चीज निकल रही है वह गड़बड़ है। भारत विरोधी बयान लगातार आते जा रहे हैं। इस समझौते में हमें मिला क्या? न तो तमिल वालों को संतुष्ट कर सके और न सिन्हली को संतुष्ट कर पाए। उस गरीब जनता का कोई हिस्सा हमारे पक्ष में नहीं है। ऐसी भारी गलती तो मैं समझता हूँ एक बार और हुई थी, लेकिन इससे हल्की गलती थी। जिस समय तिब्बत पर भारत ने चीन की सोवरेंटी मानी थी, उस समय भी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने भारत सरकार का डिफेंस किया था। तिब्बत पर चीन की प्रभुसत्ता मानना उचित नहीं है, यह कहा था, लेकिन आगे चलकर उसका नतीजा यह निकला कि हमको कई हजार एकड़ जमीन गंवानी पड़ी। आज भी चीन हमारी धरती पर बैठा हुआ है और हमेशा आंखें दिखाता रहता है, पंजे चलाता रहता है, कभी किसी भूमि के हिस्से पर और कभी किसी हिस्से पर पंजा मारता रहता है। आज श्रीलंका की स्थिति जो है वैसी स्थिति कभी खराब नहीं हुई थी। भारत का वहां जाना गलत था, लेकिन अब ऐसा फंस गया कि उसको बाहर निकलने में भारी कठिनाई हो रही है। इनको तत्काल निकलना चाहिए। मेरा कहना है कि एक दिन की देरी किए बिना वहां से बाहर आना चाहिए। यह काम उनके सुपुर्द करना चाहिए। ये लोग तर्क दे रहे हैं कि वहां अमेरिका आ जाएगा, वहां इजराइल आ जाएगा, वहां पाकिस्तान आ जाएगा। तो क्या आज इजराइल वहां नहीं है? क्या आज पाकिस्तान वहां नहीं है? उन्हीं के बल पर यह मुट्ठी भर LTTE आपको सता रहे हैं। हमारी इंटेलिजेंस ने भारत सरकार को धोखा दिया। इंटेलिजेंस में हमारे ऐसे लोग हैं जिनको कहा कि 48 घंटे के अंदर हम कब्जा कर लेंगे और वहां जैसा चाहेंगे वैसा कर लेंगे। महोदय, मैं एक बात साफ कर देना चाहता हूं। जब मैं यह बात कहता हूं तो यह भ्रम पैदा हो सकता है कि क्या हम पूरी तरह से संपत्ति की समाप्ति की ओर जा रहे हैं या कम्युनिज्म की बात कर रहे हैं जहां सारी संपत्ति राष्ट्र की होती है। मेरी ऐसी कोई मंशा नहीं है। सभी तरह की संपत्ति रहे, लेकिन हमें व्यक्तिगत संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी। भूमि संपत्ति पर ही नहीं, शहरों की जमीन पर ही नहीं, सारी संपत्ति पर, चाहे वह कारखानों से पैदा हो या अन्य रोजगारों से। हमें सारी संपत्ति पर सीमा लगानी पड़ेगी कि इतने से अधिक एक आदमी संचय नहीं कर सकता। और जब हम यह चाहते हैं कि यह सीमा लगाएंगे तो मूलभूत अधिकारों में से संपत्ति को हटाकर उसे नीति निर्देशक तत्वों में रख दीजिए और रोजगार के अधिकार को मूलभूत अधिकारों में ले आइए। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ। एक छोटा तबका है जो संगठित क्षेत्र में रोजगार पाता है। यह थोड़ा पढ़ा लिखा होता है, लेकिन बहुत बड़ा तबका ग्रामीण क्षेत्र का है जहाँ 80%
प्रतिशत हमारी आबादी है और जिस पर हमारे वित्त मंत्री जी ने भी इस सदन में और दूसरे सदन में भी माना कि आज जो हमारे आर्थिक स्रोत हैं राष्ट्र की आमदनी के, उसमें से 55% देश के 20% लोगों पर खर्च होता है जो कि शहर में रहते हैं और जिनकी आबादी 80% है। तो यह कब तक चलेगा? आज गांव का आदमी मैट्रिक पास करके शहर की तरफ भागता है। अगर बेरोजगारी मिटानी है तो गांव वालों में यह समझ पैदा करनी होगी कि उनमें शहर के प्रति जो लगाव है यह उनको छोड़ना चाहिए। वहाँ हमको बिजली की, पानी की सुविधा देनी होगी ताकि लोग वहीं रहें, तथा यहाँ जो योजना हम बनाते हैं उसमें हमें सोचना पड़ेगा कि हमारे देश की जितनी दौलत है जो हमारे पास है उसमें से कम उसका 2/3 भाग केवल खेती पर, सिंचाई पर, बिजली पर और गांव की सड़कों पर खर्च किया जाए, ताकि गांव इस तरह के बने कि लोगों में शहरों में जाने की आकांक्षा जो है वह बलवती न रहे। गांव में बड़े उद्योग धंधे हम खोलें। जो उद्योग हमने लगाए हैं वे अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन अब हमारा प्रयास होना चाहिए कि हम ग्रामीण उद्योगों में बढ़ोतरी करें, क्योंकि केवल खेती पर निर्भर रहकर आमदनी स्वावलंबी नहीं हो सकता। आज जब खेती की पैदावार के भावों का सवाल आता है तो सदन में इस पर कई बार चर्चा भी हुई है और मैंने भी कहा है कि जो लागत आती है उस पर किसान की वह भी उसको वापस नहीं मिल पाती। आर्थिक समीक्षा में भी है कि हमने पिछले दिनों बहुत प्रयास किया और इस देश में जो भयंकर महंगाई थी, बड़ी भारी मुद्रास्फीति थी, काला बाजारी थी, उस सब पर अंकुश लगा है। उसको रोकने में हम सफल हुए हैं, लेकिन कुछ अंश तक। उपसभापति महोदया, हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं और जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में लगे हुए हैं उनके संबंध में अक्सर समाचार पत्रों में पढ़ने को मिलता है कि वे कई कारणों से देश को छोड़कर विदेश में जाकर बस जाते हैं। मैं भारत सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि इन कारणों की जांच होनी चाहिए कि क्यों हमारे वैज्ञानिक आत्महत्या कर लेते हैं या विदेशों में जाकर बस जाते हैं। अपने विज्ञान के काम में विदेश में रहना चाहते हैं, इस देश में नहीं रहना चाहते हैं। इन शब्दों के साथ मैं एक बार फिर सारे वैज्ञानिकों के प्रति, प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में काम करने वाले वैज्ञानिकों और कर्मचारियों के प्रति और उनके साथियों के प्रति आभार प्रकट करता हूं और विश्वास करता हूं कि हमारे देश के वैज्ञानिक इस देश को आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ाते रहेंगे। आदरणीय उपसभापति महोदया, माननीय चित्तवसु ने जो प्रस्ताव रखा है वह सिर्फ एक राज्य के बारे में रखा है कि पश्चिम बंगाल को किस तरह बढ़ाया जाए। होना यह चाहिए था कि देश के जितने पिछड़े हुए राज्य हैं उनको किस तरह बढ़ाया जाए और क्षेत्रीय असमानताओं को किस तरह मिटाया जाए। ऐसा प्रस्ताव होता तो वह स्वागत योग्य होता, मगर इन्होंने केवल एक ही राज्य को आगे बढ़ाने की बात कही है जो कि पहले से ही बढ़ी हुई है। आज से कुछ साल पहले बंगाल सबसे ज़्यादा औद्योगिक था, लेकिन जब से लेफ्ट फ्रंट सरकार वहां आई है तब से वहां का औद्योगिकरण समाप्त होने लगा है। पश्चिमी बंगाल में मार्क्सवादी सरकार जब से आई है तब से वहां के औद्योगिकरण में बड़ा अंतर हो गया है और तब से मद्रास, गुजरात, तमिलनाडु और हरियाणा आगे बढ़े हैं, वरना पहले पश्चिमी बंगाल सबसे आगे था। हम चाहते हैं कि जितने भी पिछड़े राज्य हैं, खासकर राजस्थान जो सबसे पिछड़ा हुआ है और जिसकी प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है, वहां भारत सरकार की औद्योगिकरण में जो लागत हुई है वह सबसे कम है। इस प्रकार के राज्य को प्रोत्साहन देना चाहिए, न कि पश्चिमी बंगाल को जो कि पहले से ही आगे है। हमारे यहाँ के तमाम पूंजीपति बंगाल में बैठे हुए हैं और उन्होंने वहां उद्योग लगा रखे हैं। वह सारे उद्योग राजस्थान में आ जाएं या पूंजीपति आ जाएं तो हम उसका स्वागत करेंगे। ये लोग हमारे मारवाड़ी पूंजीपतियों को वहां खींच कर ले गए हैं,
फिर भी भारत सरकार से कहते हैं कि पश्चिमी बंगाल की उपेक्षा हो रही है। भारत सरकार ने पश्चिमी बंगाल को आगे बढ़ाने में जितना प्रयत्न किया है वह स्वागत योग्य है। हमारी तो भारत सरकार से शिकायत है कि आपने पश्चिमी बंगाल को ज़्यादा दिया है और दूसरे राज्य जैसे बिहार, उत्तर प्रदेश, राजस्थान को पिछड़ा रखा है। अतः उनके विकास की ओर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। राजस्थान में गरीबी की सतह से नीचे 50% लोग हैं। जहां लगातार अकाल पड़ता है, वहां की हालत दयनीय है। वहां पर और ज़्यादा औद्योगिकरण होना चाहिए। स्टॉप। दोस्तों, ये पार्लियामेंट रिपोर्टर सीरीज के लिए डिक्टेशन थी। आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली सारी लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।